का नाम है तुम्हारा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डीलिंग किसको करोगे? एटम्स को। सही है। आज की डेट में हमें पता है कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम में? 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इन तीनों में से इनके चार्ज और इनके मास क्या क्या है वो याद रखें कि इन पार्टिकल्स के क्या क्या चार्ज है, क्या क्या मास है। तो जो पहला पार्टिकल है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन, तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। जो प्रोटॉन है इसका चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन है उसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, जो इक्वल होता है 1 AMU के। और जो न्यूट्रॉन है उसका मास होता है 1.678 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। ये वैल्यू लगभग थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1 AMU से। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस चैप्टर में हमको तीनों पार्टिकल के चार्ज रटे हुए होने चाहिए, मास रटे हुए होने चाहिए, जरूरत पड़ेगी इन बातों की। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो तुमने देखा 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब इन तीनों पार्टिकल्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां बैठते हैं वो पोजीशन कहलाती है न्यूक्लियस की। और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं बाहर की शेल में, जिनको बोला जाता है ऑर्बिट या शेल। सही है। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की लोकेशन न्यूक्लियस में मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वैलेंस शेल में चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स को ऑर्बिट भी बोला जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर मिला के बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम मिलाकर के बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर के बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। अब सबसे पहली थ्योरी जो दी वो डाल्टन ने दी। डाल्टन का सारा स्टेटमेंट सही था जो बता रहे थे। गलत स्टेटमेंट क्या था डाल्टन का? तो गलत स्टेटमेंट याद रखना है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम जो था वो इंडिविजिबल था। कैसा था एटम? इंडिविजिबल। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग टूट नहीं सकता। जबकि आज की डेट में हमें पता है कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हो सकते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। कुल मिलाकर के थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक, थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब मॉडल में कमी। क्या कमी थी? मेजर ड्रॉबैक क्या था? अनस्टेबल नेचर। अनस्टेबल नेचर। भाई समझ में? अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए डाल्टन की थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक क्या है, तो उसका सीधा सीधा आंसर है एटम का अनस्टेबल नेचर है, या फिर एटम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा है? इंडिविजिबल है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अगली थ्योरी जो आती है वो तुम्हारे पास वो आती है रदरफोर्ड मॉडल। डाल्टन थ्योरी के बाद किसका नंबर आता है? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल से पहले एक और मॉडल दिया गया था जिसका नाम था थॉमसन मॉडल, जिसमें यह बोला गया था
कि जो एटम होता है वो एटम वाटरमेलन की तरह से होता है, और वाटरमेलन के अंदर हमें पता है कि वाटरमेलन अंदर से सॉलिड होता है। अगर सॉलिड होता है तो उसमें रेड वाला पार्ट और बीज वाला पार्ट, दो तरह के पार्ट होते हैं ना, यानी कि सीड और रेड कलर वाला पोर्शन, सही है। तो जितने भी सीड है उनको तो यहाँ मान लिया नेगेटिव पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, सही है, और जितना भी रेड वाला पार्ट है उसको मान लिया गया पॉजिटिव पार्टिकल, जिसका क्या नाम है, प्रोटॉन, सही है। लेकिन ये बात हमें पता है कि तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट तो बहुत सारा होता है, तो उससे कंपैरेटिव बीज वाला पार्ट उतना होता है नहीं होता। अवेला सॉइल है, यानी कि सीड वाले पार्ट का अमाउंट रेड वाले पार्ट से कम है। अगर रेड वाला ज़्यादा है, सीड वाला पार्ट कम है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अल्टीमेटली एटम होता कैसा है, न्यूट्रल। कैसा होता है, यानी कि एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मॉडल पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुल मिलाकर के थॉमसन मॉडल जो हुआ वो क्या हुआ, क्या हुआ ये मॉडल, ड्रॉबैक क्या आया निकल करके कि ये मॉडल भी कैसा है, अनस्टेबल। कैसा है, दूसरी कमी अगर इसकी पूछी जाए तो ध्यान रखना, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम नॉट एक्सप्लेन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नॉट एक्सप्लेन। तो तुम्हारे पास हेडिंग है रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन इसने निकाल के दिया एटम का, और रदरफोर्ड मॉडल में बोला ये गया इसने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सही है। अल्फा के बारे में याद रखना कि अल्फा जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। कैसा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, ये चार्ज अल्फा पर कितना लिया जाता है, 2e के इक्वल लिया जाता है। कितने के इक्वल लिया जाता है, 2e के इक्वल लिया जाता है। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया तो उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराने के लिए गोल्ड का फॉइल लिया। क्या लिया, गोल्ड का फॉइल। अब गोल्ड के फॉइल में गोल्ड के ही एटम्स होंगे, कॉपर के तो हो नहीं जाएंगे। तो गोल्ड का फॉइल लिया, उसके अंदर गोल्ड की ही सारे एटम्स थे, जिसकी थिकनेस कितनी थी, 10⁻⁻6 मीटर। उस गोल्ड के फॉइल की थिकनेस कितनी थी, 10⁻⁻6 मीटर। और इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। क्या निकाले, ऑब्जर्वेशंस, सही है। क्या क्या वो ऑब्जर्वेशंस थे, तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो डालते ही सीधे निकल गए। हमें बस वही में पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन। ये था रदरफोर्ड मॉडल का पहला ऑब्जर्वेशन, सही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जाने तो सीधे चाहिए थे लेकिन जा नहीं पाए, थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। हमारी बात समझ में। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल।
ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? तो तीसरा ऑब्जर्वेशन तो था वो ये कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। तीसरा ऑब्जर्वेशन था वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वन इन 20,000 rebounds back by 180 degree. Very very few alpha particles rebounds back by 180 degree. यानी कि अगर 20,000 पार्टिकल डाले थे तो 20,000 पार्टिकल में से मात्र एक पार्टिकल ऐसा था जो कि टकरा करके बाउंस बैक कर गया, रिबाउंड हो गया, जिसकी वजह से एंगल कितने का पहुंच गया? ग्रेटर देन 90 का। लगभग कितना पहुंचा? मैक्सिमम एंगल 180 का। तो साहब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस तो दे दिए, ऑब्जर्वेशंस के बाद निकाले उसने कंक्लूजन। पहले ऑब्जर्वेशन का पहला कंक्लूजन जो इसने निकाल के दिया वो ये, एटम इज नॉट सॉलिड बट इट इज हॉलो इनसाइड। एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि कैसा है? अंदर से हॉलो है। क्योंकि अगर हॉलो नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल क्रॉस कैसे हो जाते? जैसे वॉल है और तुम इसमें मार रहे हो क्या? बॉल। तो अगर बॉल खोखली होती तभी तो बॉल आर पार निकल जाती। अगर ये सॉलिड होती तो टकरा के बाउंस बैक नहीं हो जाती। और पहले ऑब्जर्वेशन में काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो मतलब एटम अंदर से कैसा होगा? हॉलो होगा या नहीं होगा? पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर। पहले ऑब्जर्वेशन के बाद, पहले ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन के बाद दूसरे ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकाला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? कि कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं उन्हें जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन छोटे एंगल पे अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अल्फा पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अल्फा पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एटम के अंदर जरूर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्योंकि जब एक पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तभी इनमें होगा रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से वो चीज सीधी जा ही नहीं पाएगी, रिपेल हो जाएगी तो कहाँ निकल जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी अपने रास्ते से। तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने दूसरा ऑब्जर्वेशन में जो बोला वो ये, इन एटम देयर इज पॉजिटिव पार्ट इनसाइड इट। इन एटम देयर इज पॉजिटिव पार्ट इनसाइड इट। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना निकाला तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो तीसरी बात जो निकाली, कंक्लूजन जो दिया वो ये कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो चीज प्रेजेंट है वो काफी ज्यादा डेंस है और सारे के सारे एटम का मास उस डेंस सब्सटेंस के अंदर लाई करता है। उस डेंस सब्सटेंस को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया। यानी एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो ठीक उसके सेंटर में बैठा है, जिसमें कि सारे के सारे एटम का मास प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव पार्ट जो है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस नाम है। तो ये थे रदरफोर्ड के तीन कंक्लूजन, तीन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। तो देखो पूरे मॉडल में रदरफोर्ड ने कुछ खास खास बातें बताई। वो खास खास बातें क्या थी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से रिप्रेजेंट किया और थीटा को नाम दिया एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उसमें थीटा को एन के साथ किया रिलेट। सही है। बड़े एंगल पर पार्टिकल्स का नंबर कम स्कैटर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है? यानी 180 डिग्री के एंगल पर मात्र एक ही तो पार्टिकल डिस्कैटर्ड हुआ 20,000 में से, और छोटे एंगल पर पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो एन किसके इनवर्स जा रहा है? थीटा के। यानी कि अगर थीटा ज्यादा होगा तो एन की वैल्यू कम होगी, और अगर थीटा कम हुआ तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी। इस बात को रिलेट
सिंपल तरीके से तो ऐसे कर लिया, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एन इनवर्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, एन इनवर्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री में नहीं करते। आ गई बात समझ में। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, आंसर है रदरफोर्ड ने करी। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, पूरे एटम का मास होता काहे में, न्यूक्लियस के अंदर। आ गई बात समझ में। अब सारा का सारा मास जब इसमें आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितने की होती है, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है। चाहे न्यूक्लियस किसी भी एटम का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी इस ऑर्डर में होती है, ठीक। और ये जो डेंसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मास नंबर यानी कि ए, जो चीज़ें होती है ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद न्यूक्लियस छोटा होगा या बड़ा होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, न्यूक्लियस का साइज। अलग अलग एटम के न्यूक्लियस का साइज तो अलग अलग होंगे, छोटे एटम का छोटा होगा, बड़े एटम का बड़ा होगा। तो किसी भी न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। क्या फॉर्मूला दिया, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब इसमें ये जो आर नॉट होता है ना, इस आर नॉट को बोला जाता है फर्मी डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, डिस्टेंस को मेजर करने की छोटी जो यूनिट है, बड़ी भी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक लाइट के लिए तो बड़ी डिस्टेंसेस के लिए होता है, लेकिन छोटी डिस्टेंस किस में नापेंगे, जैसे न्यूक्लियस का नापना है तो काहे में मेजर होता है, फर्मी में। काहे में मेजर होता है, एक फर्मी की वैल्यू याद रखना कितनी होती है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, 1 फर्मी। इसकी वैल्यू है 1 फर्मी। अब आर नॉट की जो वैल्यू फिक्स है तो आर प्रोपोर्शनल किसके हुआ, ए की पावर 1/3 पर हुआ या नहीं हुआ। अगर बस इसमें ए का क्या मतलब है, मास नंबर। अलग अलग एटम का मास नंबर अलग अलग होता है, तो अलग अलग एटम का मास नंबर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उन एटम्स के न्यूक्लियस का साइज भी अलग अलग होगा। लेकिन सभी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, सेम। कितनी, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी जो होती है वो कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ भाई, बात समझ में। तुमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो ये है कि तुम्हारे पास दो एटम है, इनके मास नंबर का रेशियो 1:27 है, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो तुमको रेडियस का रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला बताया तो था, कौन सा, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो कैसे निकालेंगे, R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की होल पावर 1/3। A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू कितनी है 27 की होल पावर 1/3। का मतलब कितना हो गया, 1/3 की होल पावर 3 इंटू 1/3। तो आंसर कितना आ गया, 1:3 का आ गया, नहीं आ गया। तो ये आ गया रेडियस का रेशियो कितना, 1:3 का। और डेंसिटी में बताया था कि ये मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता है, डेंसिटी मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो मास नंबर का रेशियो कुछ भी हो, डेंसिटी का रेशियो कितना रहेगा, 1:1। होगा या नहीं होगा।